हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1। तो मैंने आप लोगों को पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि इकोनॉमिक्स का अच्छे से रिवीजन कर लेना। मॉक टेस्ट नंबर 1 हम आज पहली बार बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होंगे और इसमें वेटेज है आपका 40 मार्क्स का, जैसा कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ था। हालांकि तब उसमें 60 क्वेश्चन में से 50 करने होते हैं, बट फिलहाल क्लास यहाँ पे मैं 50 में से पूरे के पूरे 50 करने हैं। और ये पहला मॉक टेस्ट है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे चूज किए हैं मैंने, और धीरे धीरे क्लास लेवल इसका अप करेंगे। टर्म 1 में क्लास मैं लगभग आपको इकोनॉमिक्स के 10 सैंपल पेपर जो है, यानी कि 10 मॉडल टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट आप कह सकते हो, कराऊंगा, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1 के अंदर आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सको। अब पहला मॉक टेस्ट है, तो मैं बता दूं आपको किस तरीके से काम करना है। या तो आपके पास ओएमआर शीट होगी, अगर नहीं है ओएमआर शीट तो उस पर फिल करना 1 to लेके 50 तक। और क्लास ओएमआर शीट अगर नहीं है तो इस तरीके से क्लास यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 से लेके 50 तक। और जैसी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको वीडियो पॉज करना है और देख के क्लास उसको पूरे को सॉल्व करना है, यानी आंसर देना उसका। फिर देखना कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं। अगर करता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करता तो क्लास उस क्वेश्चन को लिख के रख लेना। जो क्वेश्चन गलत जाएंगे क्लास उसको लिख के रख लेना, ताकि क्लास आप पेपर में बिफोर एग्जाम उन क्वेश्चंस को देखकर जा सको। और लास्ट में स्कोर करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुआ। हर एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का है, तो अगर आपके 10 क्वेश्चन सही है तो 8 नंबर, 20 क्वेश्चन सही है तो 16 नंबर। तो इस तरीके से क्लास अपनी मार्किंग भी आप खुद देख सकते हो। लास्ट में मुझे बताना क्लास कि आपका स्कोर कितना आया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें इंडियन मैक्रो सब कुछ कवर है, इस तरह से मिक्स आप एमसीक्यू कह सकते हो। और ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्ट कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम। आपको पता है दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो सीधा सीधा उससे कलेक्ट किया जाता है इसकी इनकम जनरेट हो रही है। तो यानी कि जो इनकम अर्नर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट टैक्स कनेक्ट किया जाता है। जिन लोगों ने इनकम जनरेट की है क्लास, उनसे उनकी इनकम पे टैक्स ले जाता है। इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, दीज ऑल आर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। यानी कि जिसने कमाई है इनकम उसी के ऊपर लगा, इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। और क्लास डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, जैसे जैसे इनकम आपका बढ़ता चला जाएगा टैक्सेस भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट, who was the person to define poverty in terms of jail cost of living। तो बेटा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को किसने दिया था क्लास, वी के आर वी राव और क्लास दादा भाई नारोजी, आर सी देसाई या विलियम क्लास डिक भाई। तो इसमें क्लास यहाँ पे जो आंसर है वो दादा भाई नारोजी, इन्होंने क्लास सबसे पहले जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया और क्लास इवन पोवर्टी के बारे में बात भी की। थर्ड क्वेश्चन, before the advent of green revolution 1960 India was primarily dependent on which country for the supply of food grain। आपको मैंने बताया था क्लास यहाँ पे, यानी कि जो हमारा कंट्री है आज़ादी के बाद किस पे डिपेंड हो गया था, यूएस के ऊपर। यूएस हमें सामान, पीएल 480 लॉ था एक, जिसके अकॉर्डिंग क्लास यूएस हमें अनाज भेजता था और क्लास बहुत ही कम दाम में यूएस ने हमें अनाज बेचा। और हमें नहीं क्लास, और भी बहुत सारे एशियन कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं जहाँ पे यूएस ने हमें अनाज भेजा। तो क्लास यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले हम लोग जिनसे सामान इंपोर्ट करते थे वो क्या था क्लास, यूएस से था। वो कौन सी कंट्री थी, यूएस से। क्लास ब्रिटेन नहीं था, मैक्सिको नहीं था, ना ही क्लास रशिया था। In which year did green revolution starts in? green revolution कब start हुआ, 1966 67 68 80 81 1901 02 1947 48। तो बताओ क्लास कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था। मैंने बता रखा क्लास 1960 का जो दौर था वो ग्रीन रेवोल्यूशन का था। तो ये 1880 तो होगा नहीं क्लास, ऑब्वियस है पहला ऑप्शन होगा क्लास 1967 to 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। हम लोग, आप लोग, आपके घर वाले, आप पढ़ाई पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं? इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम, एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, फैसिलिटेटिंग एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दीज। तो बेटा ह्यूमन कैपिटल से ये सारा ही हमें फायदा होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो क्लास सोर्सेस है वो एजुकेशन है, हेल्थ है। तो इसमें एजुकेशन पे क्यों खर्चा किया जा रहा है, इसके अलावा भी और है, बट एजुकेशन पे खर्च क्यों करते हैं क्लास, इन सबके लिए, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लग रहे होंगे।
पहला मॉक टेस्ट है क्लास, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट लेवल क्लास मैंने जो मॉडरेट और इजी के लेवल रखा है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस क्लास दिए हैं, एक दो क्वेश्चन से टफ हैं, बट पेपर में नॉर्मल रखा है ताकि आपको एक एज मिले, आपको एक बेनिफिट मिले, इंटरेस्ट आने लगे, फिर धीरे धीरे क्लास हम हर लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, बट यार पेपर में 50 क्वेश्चन रखे हैं मैंने आप, तो प्लीज़ यार 50 के 50 क्वेश्चन एंड तक देखना, 50 क्वेश्चंस को, और बताना क्लास कि आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना आता है। ठीक है, Which of these is not a component of privatization? इनमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन का कंपोनेंट नहीं है? बताओ क्लास कि इनमें से कौन सा जो है वो प्राइवेटाइजेशन का कंपोनेंट नहीं है। आप क्लास टाइम लो अपने आप और मुझे बताओ क्लास देख के कि इनमें से कौन सा है जो प्राइवेटाइजेशन का कंपोनेंट नहीं है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन में कौन सा इनमें से कवर नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर, परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय द गवर्नमेंट। यार सरकार ने अगर कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर खरीदा तो वो तो इन्वेस्टमेंट है, तो वो प्राइवेटाइजेशन कैसे हो सकता है? तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो कौन सा नहीं है क्लास? तो डी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नॉट डिसइन्वेस्टमेंट। यहां तो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ये क्लास इसका सही आंसर नहीं होगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रांसफर पेमेंट? बताओ बताओ। सही बताओ क्लास कौन सा है? Which of the following is true for transfer payment? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वन साइड पेमेंट होता है ना, ट्रांसफर पेमेंट, उसके लिए कौन सा सही है? पहला, ट्रांसफर पेमेंट्स आर द रिसीट्स विच आर द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विच द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री गेट फ्री। तो करेक्ट है क्लास, फ्री में होता है, विदाउट हैविंग एनी प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न, बदले में कुछ सामान नहीं दिया, फ्री में मिला है। या दे क्लास दे कंसिस्ट गिफ्ट हो गया, रेमिटेंस हो गया, ग्रांट, बिल्कुल होता है ये भी ट्रांसफर पेमेंट। तो अगर दो सही है तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दीज होगा। दे कुड हैव बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो ये सरकार भी दे सकता है, प्राइवेट सिटीजन कोई भी किसी को दे सकता है। तो ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्या है कि आपने पेमेंट किया और बदले में आपने कुछ भी नहीं लिया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। ओके, बोरोइंग ऑफ द बोरोइंग इन गवर्नमेंट बजट इज, तो बोरोइंग को क्या कहते हैं? बताओ क्लास, ये बजट चैप्टर का है, बोरोइंग को हम लोग क्लास क्या कहते हैं? बोरोइंग्स को हम लोग क्या कहेंगे क्लास? बताओ फटाफट, बोरोइंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? भाई फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, पता है ना क्लास आपको? फिस्कल डेफिसिट जो है वही होता है क्लास बोरोइंग, तो यानी कि बी। अब मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आपने जो वीडियो के कमेंट में लिख के दिखाओ मुझे, फिस्कल डेफिसिट क्या फॉर्मूला है, और इवन क्लास प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, और रेवेन्यू डेफिसिट का। ये अच्छे से क्लास आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको वाकई में याद है तो एक बार कमेंट में हर एक बच्चा जो है वो लिख के दिखाओ, जिनको नहीं पता है क्लास वो देख लेना कमेंट में। डैश रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, सरकार का कंट्रोल दे देना किसको? प्राइवेट सेक्टर को। इसे क्या बोलते हैं क्लास? प्राइवेटाइजेशन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट लीड्स टू डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जिससे कोई ना कोई सरकार की एसेट कम हो जाती है, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी सरकार की बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, मतलब असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या है? टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट आर टू सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसीट। तो बेटा ये गलत है, टैक्स और नॉन टैक्स जो है वो रेवेन्यू रिसीट के सोर्सेस है, ना कि कैपिटल रिसीट के। तो ए ट्रू और आर फॉल्स। सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में ए ट्रू है और आर क्या है क्लास? फॉल्स है, यानी कि ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है और नीचे वाला गलत है। तो आप मुझे बताओ क्लास कैपिटलिस्टिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। क्या क्या है? रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। Read the following statements carefully and choose the correct alternative from the following. Statement 1. Public goods are those goods and services that are collectively consumed by the public. देखो बेटा क्या होता है, इसमें बजट चैप्टर का क्वेश्चन है। पब्लिक गुड्स वो गुड्स है जो क्लास कलेक्टिवली कंजप्शन करती है पब्लिक, आम जनता के लिए सरकार की तरफ से। स्ट्रीट लाइट्स हो गए क्लास, पब्लिक पार्क्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार द्वारा दिया जाता है क्लास, किसके लिए? आम जनता के लिए। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्लास कि पब्लिक गुड्स वो गुड्स है जो क्लास किसके लिए होता है? क्लास आम जनता के लिए, सब लोग क्लास मिलकर उसका कंजप्शन करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है? पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड क्लास रिवल्रस इन नेचर। ठीक है, यानी राइवलरस इन नेचर और एक्सक्लूडेबल।
तो मैं बता दूं क्लास कि ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तो आप देखो कहीं स्टेटमेंट वन ट्रू है और स्टेटमेंट टू फॉल्स है। अब मैं आपको रीजन देता हूं क्यों दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। मेरी बात समझना, आप सबसे पहले पब्लिक गुड्स तो समझ गए, जो सरकार द्वारा दिया जाता है आम जनता के लिए जो होता है क्लास, वो पब्लिक गुड्स है। पहला स्टेटमेंट सही है सर, पहले में दिक्कत नहीं, दूसरे में बताओ। पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल। बेटा एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है? जिसे एक्सक्लूड किया जा सके, यानी किसी इंसान को हम एक्सक्लूड कर देंगे पब्लिक गुड्स का बेनिफिट लेने के लिए। यानी क्लास हम लोग लोगों को रोक सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं पब्लिक गुड्स का बेनिफिट लेने के लिए। तो यार आप किसी को रोक कैसे सकते हो? सरकारी पार्क हो गया क्लास, या सरकारी स्ट्रीट लाइट्स हो गया, सड़कों पर जो लगाई जाती है, सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी जो सबको मिल रहा है, पब्लिक गुड्स है आम जनता के लिए। आपने देखा होगा आजकल पार्क में झूले लगाए जा रहे हैं, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सरकार इस चीज को कर रही है। तो यार उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते, उसमें सबका अधिकार है। उसे एक्सक्लूडेबल नहीं, वो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। पब्लिक, अच्छा पेपर में अगर हिस्सा वाला आ जाए, लिखा रहेगा पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, तो बिल्कुल सही है, पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। नॉन राइवलरस होता है पब्लिक गुड्स, इन्होंने लिखा है क्लास राइवलरस। राइवलरस का मतलब क्या है? कोई एक यूज करेगा, दूसरे के लिए उसका क्वांटिटी कम बचेगा, ऐसा नहीं है। कोई एक अगर यूज करता है, दूसरे के लिए क्वांटिटी कम नहीं बचेगा, उसके लिए क्वांटिटी पूरा बचेगा। स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल ले लो, अगर मैं जा रहा हूँ सड़क पे, लाइट गिर रही है, मैं रास्ते में देख पा रहा हूँ, तो यार आप जब जा रहे हो तो आपको भी तो वही लाइट्स मिलेंगी ना आपको, ऐसा ना मैं जा रहा हूँ तो कम हो जाएगी आपके लिए। तो यानी कि नॉन राइवलरस होता है, ध्यान रखना। पब्लिक गुड्स लिख के रखना कहीं पे, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल। लेकिन इन्होंने उल्टा लिखा है, तो स्टेटमेंट टू जो है वो गलत है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 ट्रू और 2 फॉल्स। असर्शन ए, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वर रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। सही बात है क्लास, आधे से ज्यादा ट्रेड जो है वो किसको हो रहा था क्लास? ब्रिटेन को। ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो क्लास ये भी करेक्ट है क्लास, ब्रिटेन पे लगभग 50% जो है वो ट्रेड अकेला ब्रिटेन को हो रहा था, और ये स्विस कनाल की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ब्रिटेन जो है वो क्लास मोनोपोली कंट्रोल करता था, क्योंकि हाफ से ज्यादा ट्रेड लगभग ब्रिटेन को होता था। 13 क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल करेक्ट है क्लास, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, माइग्रेशन पे खर्चा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे खर्चा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे खर्चा। तो ये तो सही बात है। हियर इज देयर इज a लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी इफ सिक लेबर आर नॉट गिवन एक्सेस टू मेडिकल हेल्थ। तो भैया जाहिर सी बात है, अगर कोई बीमार है तो उसका आउटपुट जो है वो क्या निकलेगा? कम निकलेगा, प्रोडक्टिविटी घटेगी। तो क्लास वो उसको प्रॉपर फैसिलिटी देना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही बिल्कुल रिलेटेड है, और ये हेल्थ की बात करता है, ये भी हेल्थ फैसिलिटी की बात करता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है 13 का, बोथ ए एंड बी, यानी क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है। आप वीडियो पॉज करके अपना आराम से टाइम लेके बताया करो। 90 मिनट्स आपको मिलते हैं क्लास, ये तो लगभग क्लास 40-45 मिनट में मैं फिनिश कर दूंगा इसके अंदर, ओके। लेकिन आपको 90 मिनट्स लगभग मिलेगा। Which of the following transaction recorded on the credit side of current account? तो बताओ क्लास, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यानी कि वन साइडेड पेमेंट। तो आप मुझे बता दो क्लास फटाफट कि इनमें से कौन सा जो है वो करंट अकाउंट में आता है। पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड प्लस आइटम आता है, डेबिट साइड माइनस आइटम आता है। तो इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, सेलर फंड बॉट करेंगे तो पैसा जाएगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से हमें मिला है, ठीक है, तो अगर हमें बाहर से मिला है तो ये करंट अकाउंट में आएगा। बोरोइंग तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, भले ही बाहर से मिल रहा है बट ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, तो क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको बाहर से सैलरी मिल रही है, तो ये क्रेडिट साइड है करंट अकाउंट के। तो 14 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ये करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, ओके। 15 क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज सेटअप इन 1982। डेट किसी को याद है तो कमेंट में डेट लिखना क्लास, मैं बार बार आपको लिखवाता हूं ताकि आप भूलो ना कभी। वैसे अब तक तो मेजर बच्चों को पता चल गया होगा, और कमेंट देखना सब बच्चे सही लिखेंगे। 1982 एज द डैश बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग इन द रूरल फाइनेंशियल सिस्टम। तो क्लास यहाँ पे रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए जो नाबार्ड है वो कैसा बैंक है बेटा? एपेक्स बैंक है। ये क्या है क्लास? एपेक्स बैंक। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ईयर वाइज आपको अरेंज करना है कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद आया। बेटा मेरे हर पेपर में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आपको शायद ना आते हो या फिर क्लास ट्रिकी क्वेश्चन हो, तो आप उनको लिख के रख लेना। 10 सैंपल पेपर में सोच रहा हूँ कराऊँ आपको मॉक टेस्ट। आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करना, क्लास सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा देना, अपने सारे क्लासमेट में शेयर कर देना। टर्म 1 का पूरा सिलेबस अकाउंट इको बीएसटी करा चुका हूँ, थियोरी भी कंप्लीट चली रही है क्लास अकाउंट्स की। इसके अलावा शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह की वीडियो भी दे दी है मैंने। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के, तो जो
जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं प्लीज यार सारे दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि पूरा का पूरा क्लास आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, जिनके पास भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स कराऊंगा और नए नए टॉपिक सिखाऊंगा आपको, डीआई के क्वेश्चन भी कराऊंगा, डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन भी कराऊंगा, सब कुछ जो क्लास आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन के भी अलग से लेके आऊंगा। लेकिन बस आप लोगों को क्या करना है, क्लास सपोर्ट दिखाना है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो बताओ क्लास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सबसे पहले प्लानिंग कमीशन कब आया था क्लास? 1951। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में 3 शेड्यूल हुआ करते थे, और कार्वे कमेटी क्लास आया था 1955 में। तो पहला है फर्स्ट, तो पहला फर्स्ट है और फिर थर्ड है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट थर्ड और फिर सेकंड। तो पहले आया क्लास प्लानिंग कमीशन, फिर कार्वे कमेटी, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। व्हिच क्रॉप नेम शो बम्पर प्रोडक्शन इन द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड? तो ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड में बम्पर प्रोडक्शन किस क्रॉप का हुआ था? बम्पर प्रोडक्शन व्हीट राइस, राइस क्लास कॉफी, राइस टी, या फिर क्लास पोटैटो और व्हीट। तो बताओ क्लास बम्पर प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन में किसका हुआ था? सही आंसर क्लास राइस एंड व्हीट। वैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था ही किसके लिए? फूड ग्रेन के लिए था, ठीक है, 1960s का पीरियड था। Money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time. Total volume of money held by public at a over period of time. Total volume of money held by the government. तो सही आंसर है क्लास टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 18 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास जो पैसा है उसे बोलते हैं क्लास क्या? मनी सप्लाई। 19 डैश रेफर्स टू सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास, मैं कई बार दे चुका हूं ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये क्वेश्चन आपको रिवीजन में होने चाहिए, प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा याद नहीं रहेगा, 3-4 बार जब वो रिपीट में आ जाएंगे ना कुछ अच्छे क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा, और हर बार आप कुछ कुछ नए क्वेश्चन भी देखते हो। तो बेटा जहां पे मार्केट रेट तो मतलब जो एक्सचेंज रेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्स ही डिसाइड करेगा, लेकिन सेंट्रल बैंक क्या करेगी? इन्फ्लुएंस डालेगी एक्सचेंज रेट को थ्रू इंटरवेंशन, यानी सेंट्रल बैंक बीच में आएगी और क्लास अपनी जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई है आरबीआई के पास उसको बढ़ा के इंटरवेंशन डालेगी। बेटा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है, मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं इसको। Which of the following tax is shiftable in nature? किसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है? तो ध्यान रखना क्लास, डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्लास की डायरेक्ट टैक्स का जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बोझ है वो शिफ्ट किया जा सकता है, यानी डायरेक्ट टैक्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो, ग्राहक के ऊपर आप इनडायरेक्ट टैक्स को लगा सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, आप सब लोग क्लास मुझे बताओ पेपर टैक्स किसे कहते हैं? क्लास पेपर टैक्स किसे कहते हैं? कमेंट में जरूर बताना क्लास, पेपर टैक्स किसे कहते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो क्लास मैं भी बता दूंगा, बट आप ध्यान रखना पेपर टैक्स किसे कहते हैं पहले आप कमेंट में लिखो अगर किसी को पता है तो। वैसे बता दूं क्लास कि कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जिनका रियल में बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं होता, वेरी सिग्निफिकेंट कलेक्शन होता है, लाइक गिफ्ट टैक्स, तो उस टाइप के टैक्सेस को क्या बोलते हैं क्लास हम लोग? पेपर टैक्स। ओके, अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स कुछ होता है, स्पेशल टैक्सेस होते हैं कुछ, तो बेटा वो होता है किसी स्पेशल ट्रांजैक्शन क्वांटिटी पे लगाया जाता है कि भाई आप इतनी क्वांटिटी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो इतनी क्वांटिटी के ऊपर जब टैक्स लगता है तो उसे स्पेशल या स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। ओके, तो सुनते रहना, कौन सी चीज कब टकरा जाए एग्जामिनेशन में कुछ नहीं कह सकते। 21 डैश इज द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट कौन सी रिसीट होती है जिससे ना ही सरकार की कोई असेट कम होती है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है, फ्री में सरकार को पैसा मिला है, लाइक टैक्सेस। फंड रेज बाय द गवर्नमेंट, फंड रेज किया एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक को सेविंग सर्टिफिकेट देकर पब्लिक से पैसा लिया है क्लास, तो भैया ये तो कैपिटल हो गया। सेल्स किया अपने शेयर्स को, तो ये भी कैपिटल हो गया। प्रॉफिट इज रेवेन्यू, एलआईसी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्लास रेवेन्यू है। और बोरोड फ्रॉम जापान, जापान से आपने उधार लिया पैसा, तो ये कैपिटल रिसीट है, बोरोइंग से लायबिलिटी बनती है। तो वो कौन सी लायबिलिटी क्लास, जो वो कौन सा रिसीट है जो रेवेन्यू रिसीट है? वो है प्रॉफिट्स, किसी पब्लिक कंपनी का प्रॉफिट हो या टैक्सेस हो, फीस फाइन पेनल्टी स्केट हो, इंटरेस्ट हो, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी मिला आपको, ये सारी चीजें जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स ही कहलाएंगी। ओके, डैश एंड डैश आर द ट्विन पिलर्स ऑफ सोशल सेक्टर रिफॉर्म। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि सोशल, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो क्लास 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने वहां भी बता रखा है क्लास आपको कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर है वो हेल्थ एंड एजुकेशन है। क्या है क्लास? हेल्थ एंड एजुकेशन, या आप एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी बी ऑप्शन जो है वो 22 का करेक्ट है। When was सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड? तो सर्व शिक्षा अभियान बताओ क्लास कब लॉन्च किया गया? सर्व शिक्षा अभियान, क्वेश्चन नंबर 23, सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया सन 2001 में।
ठीक है। 2001 यानी क्लास 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो है वो लॉन्च किया गया, सरकारी स्कूल में देखा होगा आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन द टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल इन इंडिया। तो जो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक टेक्स्ट बुक बनाने का काम किसका है? आप सब लोग बुक तो पढ़ते ही हो बेटा, ये क्वेश्चन तो छोटे क्लास के बच्चे भी बता देंगे। क्लास आप जो बुक्स पढ़ते हो एनसीईआरटी, फुल फॉर्म क्या है क्लास? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सीबीएसई पता है क्लास आपको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए होता है। और एक होता है एनटीए जो आपके एग्जामिनेशन कराएगा क्लास 12th के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उसके लिए क्लास कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएगा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और आईसीएमआर का पता था क्लास, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। स्टॉक एंड शेयर ऑफ द कंपनी इज नोन एज, किसी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं, स्टॉक शेयर्स, स्टॉक का मतलब शेयर्स, ठीक है, तो वो क्या होता है? फाइनेंशियल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, स्टॉक कैपिटल। तो उसे क्या बोलते हैं क्लास? मुझे बताओ। उसे बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। क्या बोलते हैं क्लास? फाइनेंशियल कैपिटल। यानी ए ऑप्शन 25 का करेक्ट है। असर्सन the major policy initiative like land reform and green revolution help India to become the self sufficient in food grain, correct है क्लास? जो ये green revolution के जो भी points थे उसने क्लास इंडिया को self sufficient बनाया food grain में। the percentage of workforce depend on agriculture did not decline as expected, तो ये भी क्लास true है। यानी क्लास ये जो क्लास statement है, green revolution ने self sufficient तो बनाया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने सेल्फ सफिशिएंट तो बनाया है क्लास। ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं क्लास। तो आप मुझे बताओ क्लास कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्लास कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक ये 3rd या 4th टाइम होगा जो क्लास में आपको ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। 27 tariff and quota were fixes under industrial policy regime 1956 was an with an objective of, तो 1956 में जो टैरिफ लगाया गया, कोटा लगाया गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया, तो उसमें टैरिफ मतलब होता है क्लास टैक्सेस को बढ़ा देना ताकि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करने में हमें डर लगे कि यार इतना महंगा टैक्सेस है। कोटा मतलब होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, मतलब एक क्वांटिटी में रेस्ट्रिक्शन लगाना कि भैया इससे ज्यादा लिमिट में आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये क्यों किया गया था? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट एंड प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। सी करेक्ट है क्लास। इंपोर्ट को रोकने के लिए और जो फॉरेन कंपटीशन मिल रहा था डोमेस्टिक फर्म्स को उसे रोकने के लिए, फॉरेन कंपनी के पास पैसा ज्यादा है, उनके पास कैपिटल इंटेंसिव है, वो सस्ते में सामान बना सकते हैं, लेकिन जो ये इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं क्लास वो बेचारे उनसे लड़ नहीं पाते थे, कंपटीशन उनका झेल नहीं पाते थे, तो जिसके लिए क्लास सरकार ने ऐसी पॉलिसी लगाई थी टैरिफ और कोटा की। महालनोबिस मॉडल वाज स्टार्टेड इन डैश फाइबर प्लान, जो महालनोबिस मॉडल है ये कौन से फाइबर प्लान में स्टार्ट किया गया? महालनोबिस मॉडल फर्स्ट सेकंड, तो क्लास सही आंसर है सेकंड फाइव प्लान में महालनोबिस मॉडल को स्टार्ट किया गया। इंडिया जो आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग जो है वो इनको कहा जाता है। इन्होंने संख्या क्लास बनाई थी और इन्होंने क्लास आर्टिकल संख्या लिखा था इन्होंने। और एक चीज और इन्होंने किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ क्लास की आर्टिकल संख्या जो है वो इन्होंने कौन से इंस्टीट्यूट में इन्होंने उसका डिस्कवर किया था? बताओ फटाफट। मेरी पहली वीडियोज में देख रहे हो अगर आप तो आपको जरूर पता होगा। ओके, स्टैटिस्टिकल याद है ना आपको? वही मुद्रा बैंक वॉज सेटअप, बड़ा मुद्रा बैंक वॉज सेटअप टू काटर द क्रेडिट नीड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुद्रा बैंक जब बनाया गया तो किसकी नीड के लिए बनाया गया था? मुद्रा बैंक, ठीक है, मुद्रा बैंक यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। ध्यान रखना मुद्रा बैंक फार्मर के लिए नहीं था। यहाँ पे जो मुद्रा है वो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस और क्लास एजेंसी है, यानी कि एजेंसी एक्ट है या एजेंसी लिमिटेड कह लो आप, एजेंसी लिमिटेड। तो यानी ये मुद्रा बैंक है। तो ध्यान रखना मुद्रा मतलब पैसा, तो छोटी छोटी कंपनियां, मिडिल लेवल की जो कंपनियां थी उनको फाइनेंस करने के लिए, उनको पैसे देने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाया गया। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन कब हुआ और डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? तो क्लास डिमोनेटाइजेशन तो आपको 8 नवंबर पता है, तो 8 नवंबर जब पता है तो क्लास ये 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। और जो ये 8 नवंबर 2016 के जस्ट अगले साल ही आ गया था आपका जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017 को आया जीएसटी और 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन 500 और 1000 के नोट का। WTO established in the year of dash and presently there are dash country in member of WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर क्लास जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इससे इसका पूरा नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड 1948 का। WTO कब आया क्लास? 1995। तो आप मुझे बताओ 1995 अगर है तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है क्लास ए और डी में से। और कितनी कंट्री क्लास? 164 कंट्री आपको पता है क्लास, यहाँ पे 164। मान लो आपको ये नहीं पता होता कितनी कंट्री है तो क्लास आप ए और बी में से तुक्का मारते और जो भी सही चला जाता, लेकिन जो ऑप्शन गलत पक्का है उन्हें एलिमिनेट कर दिया करो, क्योंकि 4 में से तुक्का मारोगे गलत होने के चांस ज्यादा होंगे, 2 में से तुक्का मारोगे चांस कम होंगे गलत होने। छोड़ के तो आना नहीं, आपको पता है एमसीक्यू है। तो क्लास 1995 और 164 कंट्री, इंडिया भी मेंबर है WTO का।
दो स्टेटमेंट दे रखा, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो बी टर्म एज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं क्या? इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो एडवर्सली अफेक्टेड द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा तो क्लास एडवर्सली इफेक्ट होगा, कमर्शियल बैंक कम क्रिएट कर पाए क्रेडिट। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LRR, 1/लीगल रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो इसी के अंदर आता है। अगर ये बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई कम होगा, तो स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहना गलत होगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। इफ द टोटल डिपॉजिट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्लास, टोटल डिपॉजिट हो गया 2 लाख का, लीगल रिजर्व रेशियो 25% है, देन द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट विल बी। तो बेटा अगर LRR 25% तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR इंटू 100, तो यानी कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर हो गया 4 टाइम्स, तो जो भी इनिशियल डिपॉजिट होगा उसका 4 गुना कर देंगे तो 2 लाख आ जाएगा। सो इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू, तो ये 2 लाख अपॉन 4 यानी कि 50,000। ओके, तो इनिशियल डिपॉजिट चेक करो 50,000 दे रखा होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 4 गुना हो गया ना। देखो तुम इन सबको कुछ नहीं करना, तुम ये देखना 25% है, मतलब 1/25 इंटू 100 4 गुना, तो 20,000 का 4 गुना तो ये 2 लाख नहीं होगा, 1 लाख का 4 गुना तो नहीं होगा, 25,000 का 4 गुना नहीं होगा, 50,000 का 4 गुना 2 लाख होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो गो बाई चॉइस से आप आंसर देख के भी क्वेश्चंस का पता लगा सकते हो। बेटा एंड तक देखना, पूरे 50 क्वेश्चन बीच में स्किप मत करना प्लीज, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, एंड तक देखो। क्लास आ रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, बट लेकिन एंड तक देखो, कोई भी क्वेश्चन आपका क्लास छूटना नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग 1 रुपी करेंसी नोट? मैंने पिछली क्लास में ये बताया था, तो कुछ बच्चों ने कॉमेंट करा था कि सर 1 रुपी कॉइन नोट जो है, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और क्लास बहुत ज़्यादा नॉलेज उनके पास है। मे बी किसी टीचर ने क्लास शायद कुछ मिस इंटरप्रेट कर दिया होगा। क्लास जो भी 1 रुपी कॉइन नोट है वो क्लास इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैं कुछ बच्चे बोले सर कॉइन इशू करती है फाइनेंस, बेटा ऐसा नहीं है। 1 रुपी आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ो, आप एक्ट देखो, ऑर्डिनेंस देखो, आप जो कॉइनेज एक्ट है वो देखो, तो आरबीआई का भी एक्ट है, सब में लिखा हुआ है क्लास, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ही क्लास 1 रुपी कॉइन 1 रुपी नोट को इशू करेगा। बाकी डिनोमिनेशन के नोट अभी 2015 में भी प्रिंट हुआ था, तो ये गवर्नमेंट प्रिंट करती है, यानी क्लास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस पर कोई विवाद नहीं है, ना ही क्लास इस पर कोई कॉमेंट होगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, 1 रुपी नोट को डिमांड कॉइन भी और नोट भी। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स, डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है क्लास? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और फिक्स अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट देखो जो M1 है उसका फॉर्मूला हुआ CC DD और OD, तो ये जो DD है डिमांड डिपॉजिट, इसके अंदर क्लास वो आता है आपका सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट, आपका करंट अकाउंट का डिपॉजिट। FD नहीं आएगा बिकॉज FD तो क्लास टर्म डिपॉजिट हो गया। सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट गलत है, सेविंग एंड करंट यानी बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो है उसका ही डिपॉजिट जो है वो डिमांड डिपॉजिट में लिया जाता है। Which of the following program is associated with food security and nutritional status of the poor? तो क्लास फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर के लिए क्लास सरकार ने कौन सा क्लास प्रोग्राम बनाया है? PDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम या ऑल ऑफ दीज? तो बेटा इस पर डी पे टिक होगा, 36 का आया क्लास ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 37, Which measure of poverty indicate towards the large inequality of income in society? तो आपको पता है रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी दो टाइप की पॉवर्टी होती है। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो है कि कोई इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर ही नहीं पा रहा, रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा नहीं है उसके पास। लेकिन जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो तब है जब आप किसी और से कंपेयर करते हो खुद को, फिर आप गरीब पाते हो खुद को। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, तो इनकम इनइक्वालिटी शो करता है क्लास क्या? रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि 37 का बी ऑप्शन करेक्ट है। The poverty elevation program have failed, 38 question. The poverty elevation program has failed to yield desired result due to which of the following reason? तो इन किन कारणों से poverty elevation program जो है वो fail हो गया है? The amount of resource allocate for these program is not sufficient, correct है क्लास। जो पैसा जो रिसोर्स मिल रहा था क्लास प्रोग्राम के सरकार की तरफ से वो सफिशिएंट नहीं था। ऑफिशियल इन्वॉल्व आर इनएडुकेटली ट्रेंड, जो ऑफिशियल्स थे, जो लोग थे इसके अंदर पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को डील कर रहे थे, वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग नहीं थी उनके पास। नो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन इन प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो जो लोकल लेवल के वो हैं क्लास, नो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन, जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन है वो क्लास इसके लिए पार्टिसिपेट नहीं थे, उन्हें वो लोग को उनको कंसिडर नहीं किया था। जो आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा जानते हैं, इसके अलावा गरीब कौन है एग्जैक्टली ये भी क्लियर नहीं था, क्योंकि सर्टिफिकेट लेके सब लोग गरीब बन जाते हैं सर्टिफिकेट बनवा के। तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट है 38 का। ये सारे ही रीजन थे क्लास पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फेल होने के। गवर्नमेंट हैज assured
द फार्मर्स फॉर सम मिनिमम इनकम फॉर द सेल ऑफ देयर क्रॉप। तो सरकार बताओ क्लास किससे, जो किसान है उनकी मिनिमम इनकम को फिक्स करती है, उसे बोलते हैं क्लास क्या, मिनिमम प्राइस सेलिंग, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें सरकार क्या कहती है क्लास कि भैया हम इन सारे प्रोडक्ट का प्राइस जो है आपको ज़्यादा देंगे। मतलब जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, लेकिन सरकार कहती है आपके जो कुछ अनाज हैं उनकी कीमत हम इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा देंगे, और ये मिनिमम है, यानी कि आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मिनिमम प्राइस सीलिंग कह सकते हो, यानी आपको इतना तो आपको अनाज का दाम मिलेगा ही मिलेगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसे खरीद लेती है, बाद में राशन की दुकान पे या बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है, इमरजेंसी में दिया जाता है, जहां डिस्ट्रेस हो जाता है वहां पे उनको दिया जाता है। तो यानी सरकार कहती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू हम किसानों की एक मिनिमम इनकम को फिक्स कर सकते हैं, ताकि किसान अपना अनाज मजबूरी में कम दाम में किसी और को ना बेचे। 40 क्वेश्चन, द टर्म ऑपरेशन फ्लड एसोसिएटेड विद। तो आपको पता है कि ऑपरेशन फ्लड के बाद इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया था मिल्क प्रोडक्शन के लिए। गुजरात में था, अमूल नाम आपने सुना होगा, और इसके बाद क्लास ये गुजरात में, और इसका नाम था क्लास क्या, मिल्क रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, अब इनको दिया किसने था क्लास यहाँ पे, ये आप जरा कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, सब्सटेंशियल राइज इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं था, मिल्क प्रोडक्शन के लिए था। बी ऑप्शन करेक्ट है, सब्सटेंशियल राइज इन मिल्क प्रोडक्शन। बेटा लेकिन जब भी आप कोई भी ऑप्शन पढ़ते हो ना, तो आप कभी किसी एक को पढ़ के टिक मत लगा करो, बाकी के दो भी पढ़ लिया करो, कि कई बार क्या होता है ना, कहीं ऑल बोथ इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। टेक्निक यूज इन कंट्रोल ऑफ फ्लड ऐसा भी नहीं है, एग्रीकल्चर ये भी नहीं था, ये सही था बी। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, व्हाइट रेवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, हालांकि व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद आप मुझे येलो रेवोल्यूशन बताओ, मुझे कमेंट में लिख के कि येलो रेवोल्यूशन पता है ना आपको, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन जो है मिल्क के लिए है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए है, येलो रेवोल्यूशन किसके लिए है, गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए है, ये मुझे बताओ क्लास आप। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग माइक्रो क्रेडिट नीड इन रूरल एरिया। तो जो रूरल एरिया है उसमें आपने रूरल क्रेडिट पढ़ा होगा क्लास, आपने रूरल क्रेडिट के अंदर आपने पढ़ा होगा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में एक ऐसा कंपोनेंट है जो माइक्रो नीड को पूरा करता है, किसमें, रूरल एरिया में। सही आंसर है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैंने पहले भी क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आई होप कि पहले आपने जो क्वेश्चन कर रखे थे वो शायद आपको नहीं आते हो, बट अब अगर वो क्वेश्चन टकरा रहा है तो अब आप लोग बना रहे होगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, बस यार आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सारे दोस्तों में शेयर करना क्लास इस मेरी वीडियो को। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करने के लिए शेयर जरूर करना। ठीक है, बताओ कि लाइव स्टॉक जो है, ये आपको बताया था क्लास मैंने, जहां पे डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर लाइव स्टॉक में सबसे ज्यादा किसका शेयर है, कैटल, शिप, पोल्ट्री और क्लास हॉर्सेस। सही आंसर क्लास पोल्ट्री, यानी मुर्गी पालन का शेयर जो है वो एनिमल जो स्टॉक है यानी लाइव स्टॉक में सबसे ज्यादा है। ज्यादा लोग क्लास इस काम को करते हैं, मतलब क्वांटिटी जो है वो इनकी पोल्ट्री की बहुत ज़्यादा है। मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसे कहते हैं, मीडियम टर्म किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म मतलब क्लास जो है 5 से लेकर 20 साल। अब मैच के लिए ऑप्शंस नहीं है, बट आप मैच कर लो, ऑप्शंस आ जाएगा एग्जामिनेशन में। शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसे कहते हैं और मीडियम टर्म मतलब 12 से 5, और जो शॉर्ट टर्म है क्लास वो है 6 से 12, यानी कि पहले का 4th है, दूसरे का दूसरा ये, और तीसरे क्लास क्या है, तीसरी का 3rd है। देख लो क्लास, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। 6 से 12 महीना शॉर्ट टर्म, 12 से 5 साल मीडियम, 5 से 20 साल लॉन्ग टर्म। इन ईयर 1921 इंडिया एंटर डैश डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 में इंडिया कौन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया, 1921। बेटा जो सेकंड आपका आएगा ना क्लास, ये तो पहला मॉक टेस्ट था, सेकंड मॉक टेस्ट के अंदर क्लास जो केस बेस्ड क्वेश्चन है मैं वो भी कवर करूंगा। फिलहाल मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं रखा है, बट सेकंड आपका मॉक टेस्ट है उससे रखा जाएगा। तो आप सारे मॉक टेस्ट को देखना, आपको किसी ऑथर की बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई बुक खरीदना ना कुछ, बस आप इसे ही करते चले जाओ, बहुत है। इन 1921 इंडिया एंटर डैश डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो 1921 में इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया, जहां पे बर्थ रेट तेजी से बढ़ने लगा और डेथ रेट घटने लगा। डेथ कम होने लगी, बर्थ रेट बढ़ने लगा, जिसकी वजह से 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। जिसके बाद से आज तक इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी घटी नहीं है, हमेशा बढ़ती गई है। तो ध्यान रखना, सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है 44 का। प्लान हॉलीडे, थर्ड 5 ईयर प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया। सरकार की जो भी प्लानिंग थी थर्ड 5 ईयर प्लान में वो फेल हो गई, जिसके बाद से सरकार ने 3 साल का हॉलीडे डिक्लेयर किया। और क्लास वो 3 साल कौन से थे आपको बताना है। जाहिर से थर्ड अगर है तो जाहिर से 1966 से 1969 थर्ड 5 ईयर प्लान। ध्यान रखना क्लास, पहला तो 1951 से क्या था 1956, दूसरा 1956 से क्या 1961, तीसरा 1961 से 1966। तो अब 1966 से लेकर थर्ड 5 ईयर प्लान ध्यान रखना, या हॉलीडे का डेट 1966 से लेकर 3 साल तक 1969। तो ये ध्यान रखना, काफी बच्चों ने लास्ट वीडियो में पूछा था मैंने, और कमेंट करके काफी बच्चों ने सही भी बताया था। ओके 46
Miss Sakshi, an economics teacher who explaining the concept of minimum percentage of total deposit to be kept by any commercial bank with the central bank. तो initial deposit एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखती है एज पर द नॉर्म स्टेट प्रिवेलिंग द कंट्री फॉर द फॉलोइंग। बताओ क्लास की कौन सा करेक्ट है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? जो आरबीआई के पास रखते हैं उसे सीआरआर कहते हैं, जो अपने पास रखते हैं उसे एसएलआर कहते हैं, और बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई लोन क्लास देता है। और बेसिकली क्लास बैंक रेट और रेपो रेट दोनों सेम है, बस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन का डिफरेंस है। मतलब जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से या आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू वैक्सीनेट द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इवन क्लास छोटे बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो ये सरकार का किस टाइप का एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू, नेचर एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर। या तो ये रिपीट हो गया है क्लास, इसमें कुछ मिस्टेक है तो ये रिपीट होगा ऑप्शन, बट आप ध्यान रखना आपको रेवेन्यू और कैपिटल में से ही आपको बताना है कि रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा। तो सही आंसर है क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप इसमें सी भी लिखते हो तो ए और सी जिन्होंने दोनों ऑप्शन लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था, आई होप क्लास वहीं से ये मिस्टेक जनरेट हुई है। रेवेन्यू, नेचर, एक्सपेंड, इनकम, अच्छा इनकम लिखा हुआ है, सॉरी इनकम नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं ढंग से बेटा, इनकम नहीं होगा एक्सपेंडिचर होगा, कुछ मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सही आंसर जो क्लास इसका होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्सपेंडिचर होगा ना, सरकार खर्चा कर रही है तो ये एक्सपेंडिचर है। सी ऑप्शन करेक्ट है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। इनकम नहीं है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। सरकार वैक्सीनेशन में जो खर्चा कर रही है, टीकाकरण जो चल रहा है क्लास अभी कोरोना का, वो क्लास एक्सपेंडिचर है। डैश इज द रेशियो इंटरेस्ट, डैश इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक्स पार्क देयर सरप्लस विद आरबीआई। अगर कभी कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो वो आरबीआई को दे देती है, तो उस रेशियो को क्या कहते हैं क्लास? उस रेशियो कहते हैं रिवर्स, यानी आर यानी कि रिजर्व रेशियो, यानी कि रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यानी कि क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है। रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट का उल्टा क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, यानी जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे देता है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। डैश इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर आफ्टर मीटिंग द सेल्फ कंजप्शन रिक्वायरमेंट। तो अपनी खुद की नीड को, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद बाकी जो भी अनाज वगैरह है वो दे दिया जाता है क्लास, जब आरबीआई को, आरबीआई कह रहा हूं, मार्केट में बेच दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ट्रेड सरप्लस बोलते हैं या मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं? तो सही आंसर है क्लास मार्केटेबल सरप्लस। यानी कि जब आप मान लो आपने 200 टन अनाज उगाया और आपने 1 टन अपने परिवार के लिए साल भर का रख लिया और बाकी आप सारा बेच रहे हो, तो उसे मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। आज ही क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और यहाँ तक हम आ चुके हैं 50 क्वेश्चन तक, तो मुझे बताना जरूर कि आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट गए। तो जरूर क्लास मुझे सब लोग बताना कितने क्वेश्चन करेक्ट गए। और ऐसे ही क्लास अगर आप चाहते हो और आपके लिए मॉक टेस्ट बनाऊं नए नए क्लास क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करके, तो प्लीज यार कमेंट में मुझे बताना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इसी तरीके से अकाउंट्स का भी और बीएसटी का भी ऐसी क्लास मॉक टेस्ट आता रहेगा क्लास हर 2-3 दिन के अंदर ही टिल एग्जाम तक। परचेज ऑफ शेयर of a US based company by normal resident of India is recorded dash side of dash account। तो देखो अगर आप शेयर खरीदते हो, शेयर आपने खरीदा, परचेज ऑफ शेयर ऑफ अ यूएस बेस्ड कंपनी, तो भैया ये पैसा जाएगा, तो ये डेबिट आइटम है। और 21 अकाउंट के अंदर क्लास आता है कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है ये, तो डेबिट और कैपिटल यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। डेबिट और कैपिटल, डेबिट आइटम है यानी कि पैसा जाएगा, माइनस आइटम है, और कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो भी चेंज आ रहा है वो सारा का सारा रिकॉर्ड किया जाता है क्लास कैपिटल अकाउंट में। जबकि क्लास आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर्स गुड्स सर्विसेज ये रिकॉर्ड किया जाता है आपके करंट अकाउंट में। पैसा आता है क्रेडिट, पैसा जाता है डेबिट, आएगा क्रेडिट का मतलब प्लस, जाएगा डेबिट का मतलब माइनस आइटम। ओके, तो यहाँ तक क्लास हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्लास कि 50 में से आपका स्कोर कितना आया, और क्लास बताना मुझे कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर लगा। और जो जो रिवीजन करने के लिए मैंने बोला है क्लास अच्छे से रिवीजन कर लो, आपका पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा। ऐसे 10 पेपर बना लोगे ना, आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी बुक का ऐसे रिवीजन हो जाएगा। आई होप क्लास आप इस टेस्ट को सीरियसली दिए हो और मुझे स्कोर जरूर बताओगे। बाकी अच्छा लगेगा अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, क्लासमेट वगैरह में। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास एक नए मॉक टेस्ट के साथ।